लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र जहां भाजपा मोर्चेबंदी करने में जुट चुकी है, वहीं कांग्रेस का अभी नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के भाजपाई नेताओं ने एक साथ एकजुट होकर प्रदेश की मौजूदा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और वहीं लोकसभा चुनावों की भी अंदर खाने से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांगड़ा में भाजपा के 4 वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ मोर्चेबंदी करते हुए कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, मौजूदा विधायक और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश के बिगड़े हालातों के बीच में कहीं लोकसभा के चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों की तैयारी भी न करनी पड़ जाए। परमार का कहना है कि 1800 कोविड वॉरियर नौकरी से हटा दिए गए हैं और वो सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत कर्मचारी और एसएमसी शिक्षक हड़ताल पर हैं। जलवाहक कर्मचारी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पटवारी और कानूनगो अपने मसलों को लेकर सरकार के खिलाफ हैं। कुल मिलाकर सभी कर्मचारी इस सरकार के खिलाफ होते जा रहे हैं। चुनावों के बाद अचानक से लापता हो चुके पूर्व वन मंत्री राकेश पठानिया भी अब भाजपा के दिग्गज नेताओं की श्रेणी में शामिल होकर मोर्चेबंदी में जुट चुके हैं। उन्होंने भी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार कांगड़ा के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के लिए केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बावजूद सरकार 30 करोड़ रुपए जमा नहीं करवा रही है। बयानबाजी और तर्क वितर्क से बचने वाले कांगड़ा सदर के विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल भाजपा में आने के बाद एकाएक आक्रामक मुद्रा में नजर आने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने महिला हित में ऐसे अनेक फैसले लिए हैं जिससे हिमाचल की नारी शक्ति भी भाजपा के साथ खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 1500 रुपये देने के नाम पर प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम किया है। पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी सरकार को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विक्रम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल से उद्योग पलायन करने लगे हैं। सरकार आई है तब से बहुत अनिश्चितता जो है वो उद्योगों के अंदर हो गई है। हिमाचल प्रदेश में जब भी कोई उद्योगपति उद्योग लगाता था तो उसे ये लगता था कि मुझे बिजली सस्ती मिलेगी, यहाँ पे ज़मीन हमारी सस्ती मिलेगी, जिसके कारण से जो पिछले समय के अंदर जब भी हमारे पार्टियों ने जो पैकेजेस दिए हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री आई है। लेकिन जो दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आज की परिस्थितियों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो छोटे यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, उसमें 450% की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से जो मीडियम इंडस्ट्री है, उस मीडियम इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो 143% बढ़ी है। लार्ज इंडस्ट्री में ये 73% का इंक्रीज हुआ है। और इसी तरीके से जो 2 तरीके की लार्ज इंडस्ट्रीज में हुआ है, एक में 73% है और जैसे सीमेंट और क्रशर्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो 47% बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब भी रेगुलेटरी कमीशन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ती थी तो पिछली सरकारें, चाहे वो आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार हो या स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकारें रही हों, तो उस समय उन सब लोगों को सब्सिडी दी जाती थी। ये पहली ऐसी सरकार आई है जिस सरकार ने इंडस्ट्री को मिलने वाली सब्सिडी के साथ रिलेटेड सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है वो रद्द कर दी है। आज हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी स्टेट बन गया है जहां पर सबसे महंगी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो मिल रही है। पंजाब से इसके रेट बढ़ गए हैं और जम्मू कश्मीर से लगभग 40% अधिक हुए हैं। इसलिए जो उद्योग है वो हिमाचल प्रदेश से धीरे धीरे जाने शुरू हो गए हैं। केवल इलेक्ट्रिसिटी में ही ये वृद्धि नहीं हुई है, उसके अलावा जो लीज 90 वर्षों की होती थी, वो जो लीज है उसको अब ये 40 वर्षों के लिए कर दिया है। इसी तरीके से जो आपके रोड टैक्सेस थे, वो जो रोड टैक्सेस हैं, अगर उनकी एनुअल फीस का कंपैरिजन बाकी स्टेटों के साथ किया जाए तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हरियाणा में जो एनुअल परमिट की जो मिलता है उसमें एक सीट के लिए 2050 लगते हैं।
पंजाब में 4,286 लगते हैं, यूटी के अंदर 229 लगते हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर 41,143 पर सीट के हिसाब से लगते हैं। यानी बाकी स्टेटों से लगभग 10 गुना ज़्यादा जो है आपका रोड टैक्स की जो है एनुअल फीस जो हो गई है। इसी तरीके से आज आप बद्दी में जाएंगे, सारे के सारे पुल टूटे हुए हैं। इंडस्ट्रियलिस्टों को इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या आ रही है, लेकिन सरकार का ध्यान बिल्कुल भी इन सारे विषयों के ऊपर नहीं है। और आज परिस्थिति यह बनी है कि बड़े यूनिट और उनके साथ जुड़े हुए बाकी यूनिट जो है वो हिमाचल प्रदेश से धीरे धीरे जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की नई एक्सपेंशन जो है वो नहीं हो रही है। ये क्योंकि इंडस्ट्री के साथ ही जुड़ा हुआ मुद्दा है और खास करके कांगड़ा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तुगलकी फरमान जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कांगड़ा के अंदर जितने भी क्रशर चलते हैं वो सारे के सारे क्रशर बंद कर दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि आपदा में जो बड़ा नुकसान है वो ब्यास के कारण हुआ है। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जो बाकी नदियां हैं वहां पर कैसे नुकसान नहीं हुआ। अभी आप डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर देखेंगे इतना बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन वहां पे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के जो क्रशर है वो चल रहे हैं। इसी तरीके से हमीरपुर के अंदर क्रशर चल रहे हैं, सिरमौर के अंदर क्रशर चल रहे हैं। केवल कांगड़ा एक ऐसा जिला है जिसमें सारे के सारे क्रशर बंद कर दिए हैं और उसके कारण से मजदूरों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लगभग कई बार जो फिगर भी आती है, यानी 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इन सारे क्रशरों के बंद होने के कारण से बेरोजगार हो गए हैं। आम व्यक्ति मकान नहीं डाल सकता, रेत और बजरी के जो मूल्य हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए ये मैं पूछना चाहता हूं कि केवल और केवल कांगड़ा के क्रशरों को बंद करके सरकार क्या बताना चाहती है। इसलिए इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान हैं, हम ये चाहते हैं सरकार इनको वापस ले, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, चाहे वो लीज की बात है, चाहे वो माइनिंग के साथ जुड़े हुए विषय हैं। इन सब विषयों के ऊपर सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। काबिल गौर है कि ज्यों-ज्यों लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, भाजपा का बिखरा कुनबा एक सांचे में ढलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के बावजूद भी कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मिशन ये सरकार कर रही, हमारी सरकार थी, मैं मंत्री था, भाई विक्रम ठाकुर जी मंत्री थे, बहन सरवीन चौधरी जी मंत्री थी, विपिन परमार जी आदरणीय प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। आज क्या है, एक विभाग एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंसेस, सबसे बड़ा ज़िला कांगड़ा, सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर शिमला में, 5-5 कैबिनेट मंत्री वहाँ से, 6-6 मंत्री वहाँ से। और कांगड़ा के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं और जिस तरीके से विक्रम जी ने बात रखी, आज क्रशर का रेट कहाँ चला गया? आज क्या गरीब आदमी एक घर भी डाल सकता है, एक लेटर डाल सकता है? और जो प्रोजेक्ट हम लेकर आए थे, फॉरेस्ट क्लियरेंस आए हुए आज 4 महीने से ऊपर हो गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर एक शेयर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जो लगभग 30 करोड़ के करीब आएगा। 4 महीने से वो फाइल कहाँ है? वो पैसा क्यों नहीं डिपॉजिट हुआ? वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आप तो 5 साल लगातार जो बयानबाजी करते रहे, आज उसके ऊपर आप इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे? हम जायका हम लेकर आए थे कांगड़ा, जायका कांगड़ा में उसका नाम ही नहीं था, उसको हमने लेकर आए थे, हमने उसको एंटर किया था। आज उसके लिए फंडिंग क्यों नहीं आ रही? उसकी एक्सप्लोरेशन क्यों की जा रही है? इसी तरीके से कांगड़ा के अंदर आप कह रहे हैं कि हम धर्मशाला को, कांगड़ा को अपना टूरिज्म का कैपिटल बनाना चाह रहे हैं। एक कदम बताइए जो आपने धर्मशाला को, कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए कोई आपने कदम उठाया कि किसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आप इसको हम कैपिटल बनाएंगे? आप कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट की एक्सपेंशन करेंगे, एट व्हाट कॉस्ट? हमारी सरकार ने, हमने एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का पूरा खाका तैयार करके आज वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ? उसको सीख लग रही। जितने कॉस्टिंग में आप गगल का कांगड़ा का एयरपोर्ट एक्सपेंड करना चाह रहे हो, उससे लगभग 20% कॉस्ट के अंदर जो है 4 किलोमीटर की स्ट्रिप हमें नगोटा में अपने लांजी मंदिर के पास बन के मिलती है, जहाँ पे बड़ा आपका एक इंटरनेशनल लेवल का जो है एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कांगड़ा के लिए डेवलप होता है। अब आज कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात तो कर रहे हैं, पर हाउ? क्या आपने क्या स्पेल आउट किया? आपने क्या एक्सप्लेन किया कि कांगड़ा के लोगों को कैसे आप जो है नेशनल और इंटरनेशनल मैप पे लेकर आओ?
ये जो कुछ जितना कुछ हो पाया वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुआ है। और कांगड़ा के साथ जो आज ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, जिस तरीके से आज हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, जिस तरीके से आज जो विषय विक्रम जी रखा उसके ऊपर मैं नहीं बोलना चाहूँगा, पर जिस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन आज कांगड़ा में चल रही है, ये ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगी और इसको भारतीय जनता पार्टी निकल के सड़कों पर आएगी। 21 सितंबर 2023 को लोकसभा में एक विधेयक आता है और उसको 22 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ वो पारित होता है। ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, इसका नाम नारी शक्ति बंधन। इस विधेयक से पास होने के बाद जो लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में 33% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो पारित हुआ है। ये जो विधेयक है, ये विधेयक इससे पहले भी इसकी कोशिश हुई। 12 सितंबर 1996 में, लगभग 27 साल पहले 4 बार इसका प्रयास हुआ इसको पारित करने का। तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकारों ने भी इस बिल को पारित करने का प्रयास किया। पर मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को, महिलाओं को, देश की बताना चाहता हूं कि ये बिल पास पूर्ण बहुमत से राज्यसभा में पास हुआ और आने वाले समय में लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, जैसे कि आज की डेट में लोकसभा में 60 बन के लगभग हमारी महिलाएं हैं। आने वाले समय में जब ये पारित हुआ है, लोकसभा में सदस्यों की जो महिलाओं की संख्या होगी 180 बन के लगभग होगी। इसी तरह राज्यसभा में, इसी तरह विधानसभा में, जैसे हिमाचल प्रदेश की जो हम 68 विधायक है, आने वाले टाइम में, आज की डेट में एक महिला एमएलए है, आने वाले टाइम में उसमें 20-21 हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं ये जो श्रेय है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जगत प्रकाश नड्डा जी को देता हूं कि आपने मान सम्मान जो महिलाओं का रखा है, मातृशक्ति का रखा है, और ये बिल पास करवाकर जो पिछले 27 वर्षों से ऐसे ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, आपने इसको पारित करवाकर एक संदेश दिया है कि महिला सशक्तिकरण, और इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन रखा गया। तो मैं तो यही चाहूँगा, आपके माध्यम से भी मैं प्रदेश की महिलाओं को, देश की महिलाओं को बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी प्रधानमंत्री जी हमारे जो इन्होंने जो ये काम किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई व शुभ